दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता बनाने और बिगाड़ने का सर्वाधिकार जनता के पास सुरक्षित होता है, वोटर्स के पास सुरक्षित होता है। उस वोटर्स के पास जिसे सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग सभी जनता को जनार्दन मानकर चलते हैं। लेकिन क्या जनता को जनार्दन मानने वाला वो दौर अब खत्म हो चुका है? क्योंकि सरकारें तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर या किसी और प्लेटफॉर्म पर भी सत्ता के अलग अलग अंग, व्यवस्था के अलग अलग अंग, सिस्टम का पार्ट कहे जाने वाली संस्थाएं जब अलग अलग फोरम पर जाकर के ये कहते हुए दिखाई दे कि पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आया, जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है। कहां गया वो जनता को जानने का अधिकार नहीं है। ये कहें सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता की ऑफिशियल लाइन न्यायपालिका के भीतर जाकर यह कहने की हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा किसने लगाया, यह जानने का अधिकार जनता को नहीं है। और राजीव कुमार का आयोग जिसके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो ये कहे कि 17C का डेटा जनता को जानने का अधिकार उस तरह से नहीं है जिस तरह से आमतौर पर भारत में आम लोग उम्मीद करते हैं। तो क्या जनता को सिर्फ ताली और थाली बजाने का हक है? क्या जनता को यही हक है कि सत्ता कहे कि कब ताली बजा देना है और कब थाली बजा देना है? ताली और थाली बजाने वाली जनता आज के दौर में जब लोकसभा की 80% सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कर चुकी है, तो अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, नतीजे जिस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब साफ लग रहा है कि झोला तो उठ चुका। और जिन 115 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, उन 115 सीटों में भी अब उठते हुए झोले को वापस से बरकरार रखने की कुव्वत नहीं बची है, और वो इलाका भी झोला उठाने की प्रक्रिया को और तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि झोला उठा कैसे? सवाल यह है कि झोला उठाने की स्क्रिप्ट लिखी किसने? और सवाल यह है कि 10 साल में सत्ता ने ऐसा कौन सा अट्ठाहस या दुस्साहस किया जिसने जनता को अपनी भूमिका बदलाव की तरफ लिखने के लिए मजबूर कर दिया। यह दौर बदलाव का है, और अब साफ साफ लोगों को दिखाई देने लगा है कि सत्ता का परिवर्तन जो भारत में पिछले कुछ दशकों से 10 साल वाली व्यवस्था में परिणत होकर रह गया है, अब वो 5 साल वाली व्यवस्था की तरफ जनता को लेकर जाना होगा। 10 साल मनमोहन सिंह को भी दिए थे, 10 साल नरेंद्र मोदी को भी दिए, 10 साल अच्छे दिनों की आस में भी बिताए, तो 10 साल कॉरपोरेट की चाशनी में लपेटा हुआ वो चुनावी हिंदुत्व भी देखा, जिस चुनावी हिंदुत्व ने आम आदमी को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद तक लाकर छोड़ दिया। इस देश की लगभग 60% आबादी को 5 किलो राशन और समय समय पर सरकार की तरफ से किसी न किसी निधि के नाम पर 500, 1000, 2000 रुपए जो खाते में आते हैं, उस लायक ही बना करके छोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान और लोकतंत्र वो नहीं है जो सत्ता समझती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन इस जिंदा कौम ने, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही ने 10 साल इंतजार किया है, और अब इंतजार करने की बारी जनता की नहीं है। इंतजार करने और कराने का ठेका अब जनता ने अपने हाथ में लेकर व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में निर्णायक चोट करना शुरू कर दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से चोट करना शुरू कर दिया है, और वो सब कुछ आपके सामने 4 जून को आने जा रहा है। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं बची हुई उन 115 सीटों पर कि क्या इन 115 सीटों ने झोला उठाने का मूड बना लिया है? क्या पहले जहां वोटिंग हुई वहां से झोला उठता हुआ दिखा, और क्या यह प्रक्रिया यहां आकर तेज हो गई है? इन 115 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिली थी। जी हां, आधे से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन क्या ये 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी बरकरार रख पाएगी? लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे। जहां चुनाव बचे हुए हैं उसमें पंजाब भी है। सन्नी देओल के सहारे खाता खोला गया था, लेकिन अब सन्नी देओल नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में खाता खोलने की जिस उम्मीद में
2024 में खाता खोलने की जिस उम्मीद में कंगना रनौत को उतारा गया, अब मंडी लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आस तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आस तो दिल्ली में कन्हैया कुमार भी तोड़ रहे हैं, और आस अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें अमेठी में जब स्मृति ईरानी ने भी करीब करीब तोड़ ही दिया है, तो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों को अब चंद दिनों की सत्ता दिखाई देने लगी है। और याद रखिए, इस चंद दिनों की सत्ता की बुनियाद को रखने में और सत्ता परिवर्तन की बिसात बिछाने में कौन कौन से मुद्दे रहे जो बचे हुए चरण में जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, कश्मीर घाटी का अनंतनाग हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, बिहार का पश्चिमी इलाका हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, जंगल महल से लेकर हरियाणा तक और उड़ीसा से लेकर पंजाब तक, हिमाचल प्रदेश तक जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों में नरेंद्र मोदी बनारस संसदीय सीट से खुद चुनाव जीत जाएंगे। जब उनके इलाके में 1 जून को वोटिंग होगी तो उसका नतीजा उनके पक्ष में होगा। वहां से बतौर सांसद झोला नहीं उठेगा, ये तो करीब करीब तय है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री झोला उठ जाएगा। इसकी बुनियाद, इसकी स्क्रिप्ट करीब करीब लिखी जा चुकी है। आप देखिए हरियाणा में क्या हालात है। 10-0 के हालात थे भारतीय जनता पार्टी के। क्या मिला भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा को? वही कि खेतों में फसल उगे ना उगे, सड़कों में कील कांटे उगने लगे। जो किसान खुद दिल्ली आने से रोके गए, अब वो किसान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से वहां पूछ रहे हैं कि मुझे तो दिल्ली नहीं जाने दिया। अब दिल्ली कौन जाता है, अब वो किसान तय करेंगे। भाजपा वाले कैसे दिल्ली पहुंचेंगे हरियाणा से, ये हालात बने हुए हैं। हालात सिर्फ किसानों ने ही नहीं, महिला पहलवानों के आंदोलन ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के एक नैरेटिव तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। और हालात इन सब से आकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भी कराई। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग होकर बिल्कुल केरला फॉर्मूले से कि इंडिया अलायंस बनाम इंडिया अलायंस ही मुकाबला हो, ये स्क्रिप्ट जो लिखी, इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष का स्पेस भी नहीं छोड़ा। किरण खेर टिकट बदलना पड़ा चंडीगढ़ में। 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में थी, वो आ नहीं रही है। मनोज तिवारी संसद पहुंच जाएंगे, इसको लेकर भाजपा मुतमईन नहीं है। और दिल्ली में 7-0 के स्ट्राइक रेट में इजाफा की बात छोड़ दीजिए, इजाफा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 सीटें भाजपा की थी। आज की तारीख में क्या बांसुरी स्वराज भी खाता खोल पाएंगी? सरकारी कर्मचारियों के इलाके में खाता खोल पाएंगी जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए? हरियाणा में अग्निवीर ने भी निर्णायक चोट की है, हिमाचल में भी की है, पंजाब में भी की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार यूपी तक की है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं। ये वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर 13 महीनों तक बैठे हुए थे और दोबारा दिल्ली पहुंचने की कवायद को शंभू बॉर्डर पर ही सत्ता में और सत्ता और व्यवस्था के द्वारा सड़कों में उगाए गए कील कांटों के द्वारा जो रोका गया, उसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं में इतना बड़ा कील कांटा लगा दिया जिसकी उम्मीद तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी की भी नहीं थी। नागपुर में बैठे हुए संघ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, आरएसएस कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि सबको भरोसा था तो सांप्रदायिकता के उस अफीम पर, सबको भरोसा था तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाए जा रहे नफरत की एक ऐसी बिसात पर, जिस बिसात को भारत की आम जनता ने धाराशाही कर दिया। अब मुद्दे बदल गए, साल बदला तो मुद्दे बदलने स्वाभाविक थे। मुद्दा अग्निवीर हुआ, मुद्दा ओल्ड पेंशन हुआ, मुद्दा महिला सुरक्षा हुआ, मुद्दा राहुल गांधी की गारंटी हो गई, 30 लाख वैकेंसी हो गई, और मुद्दा शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 1 लाख रुपए यानी महीने की 8500 रुपए जब तक नौकरी ना मिले, जब तक रोजगार ना मिले, तब तक देने की घोषणा मुद्दा में बदल गई। लेकिन जब मुद्दा बदल रहा था, यानी चुनाव का गोल पोस्ट बदल रहा था, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। शुरू कहां से हुआ? इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो मंगलसूत्र ले जाएंगे,
फिर कहां तक आया, फिर आया कि इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे। फिर उसके आगे मामला आया कि इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो नल की टोटी भी ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले क्या क्या ले जाएंगे सब कुछ प्रधानमंत्री बता रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को इंडिया गठबंधन को इंडिया बोलने में इतना बड़ा कष्ट होता है, लेकिन भैंस खोल कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये बोलने में कोई कष्ट नहीं होता। दरअसल ये हताशा है, दरअसल ये निराशा है, और दरअसल ये उस चुनावी हिंदुत्व की बिसात का बिखर जाने का, उसके बिखर जाने का एक प्रतीक है, जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही थी। आगे आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिल सकता है कि इंडिया गठबंधन वाले आपके घर के बाहर टंगी हुई नींबू मिर्ची को भी चुरा कर ले जाएंगे। अगर ये बात भी प्रधानमंत्री बोल रहे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन वाले ट्रेन में जो टॉयलेट होता है और उस टॉयलेट में जो मग्गा लगा हुआ होता है, जो एक चेन से बंधा होता है, उसमें एक चेन लगी होती है, तो उस चेन को भी हटा देंगे, तोड़ के मग्गा भी ले जाएंगे ट्रेन का। ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा होगा सबने देखा होगा। अभी क्या क्या और सुनने को प्रधानमंत्री के मुंह से मिल सकता है। 2 चरण का 115 सीटों का चुनाव बाकी है, देखते जाइए। और इन 115 सीटों में 64 सीटें अगर हम एक्सट्रीम पर जाकर आज की तारीख में देखने की कोशिश करें तो उन 64 की 64 को यदि भाजपा ने बरकरार रख लिया तो शायद भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को छू ले। 272 तो भूल जाइए, 370 की कोरी कल्पना और बकवास पर ध्यान मत दीजिए। और 400 की बातें, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 400 छोड़िए 4000 सांसद आ जाएंगे। तो उस मामले में नरेंद्र मोदी के 400 के नारे से ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार के 4000 वाले व्यंग पर जरूर कर लीजिए कि क्या यह व्यंग है या स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग रोज नहीं होते, व्यंग रोज होते हैं। तो इस हालात में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। 10 सालों के शासन में एक ऐसे दौर में ले जाकर हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया जहां बेरोजगारी 55 साल में सबसे ज्यादा है, जहां महंगाई की स्थिति यह है कि 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है, और जहां महंगाई बेरोजगारी से आगे जाकर देखें तो सर्विस सेक्टर की हालत खराब, उससे आगे देखें तो औद्योगिक सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत खराब, उससे भी आगे देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति है। हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आज हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, जहां चुनाव बचे हुए हैं वहीं जाकर देख लीजिए, हर जिला मुख्यालय में किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी पार्क में वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का जमावड़ा लगता है। कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई पीओ की तैयारी करता है, और ज्यादातर ये सारे लड़के, कोई रेलवे की तैयारी करता है। ज्यादातर ये लड़के इस देश के सबसे बड़े क्लास, सबसे बड़े वर्ग, जिसे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, निम्न मध्यम वर्ग, उसी से आते हैं। बैंक पीओ की नौकरी निम्न मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा सपना होती है, और लोअर मिडिल क्लास के लिए वो आईएएस से कम नहीं होता, वो उसी को आईएएस मान लेते हैं। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के इस नौजवानों की क्या स्थिति है, किसी भी जिला मुख्यालय में जहां चुनाव बचे हुए हैं उन्हीं इलाकों में जाकर के देखा जा सकता है, और उनके बीच सर्वे करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान परेशान, नौजवान परेशान, और मुसलमान जहां पहले से ही परेशान है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा क्या है? वोट कौन देगा? महिला सुरक्षा का मामला अलग से है। जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बातें दलित तबके और ईबीसी तबके के दिमाग में, अति पिछड़े तबके के दिमाग में घुस चुकी है कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बचे तो कैसे बचेगा। अब कौन संविधान को बचाना चाहता है और कौन संविधान को तहस नहस करना चाहता है, ये बात इस देश के वोटर्स के दिमाग में जो बैठी हुई है, उसे निकाले कौन। हालात यहां पर है, और यही वो हालात है जिन हालातों पर आप नजर रखें। हिमाचल की 4 सीटें भाजपा की थी, हरियाणा की 10 सीटें, मैं उन्हीं इलाकों की बात कर रहा हूं जहां चुनाव बचे हुए हैं, हरियाणा की 10 सीटें भाजपा की थी।
दिल्ली की 7 सीटें भाजपा की थी। उत्तर प्रदेश में जिन 27 सीटों पर चुनाव बचे हुए हैं, उन 27 सीटों में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। बिहार में जिन 16 सीटों पर चुनाव बचे हुए हैं, उन 16 में बिहार की बात यदि करें, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और बंगाल में जहां चुनाव बचे हुए हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। चंडीगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी की, और इसके आगे पंजाब की 2 सीटें बीजेपी की। उड़ीसा में जहां चुनाव 12 सीटों पर बचे हुए हैं, वहां की 4 सीटें बीजेपी की। वहां तो खैर संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ को भी नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कमोबेश उसी तरह की रस्साकसी चलने की खबरें हैं जैसी रस्साकसी कभी अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच चली थी, और उस रस्साकसी ने भारतीय जनता पार्टी को 58 से लाकर 29 पर पटक दिया था। तो क्या योगी आदित्यनाथ 62 से लाकर 31 पर पटक रहे हैं? क्या उनका प्रशासन, क्या उनका समर्थक वर्ग नरेंद्र मोदी की चुनावी संभावनाओं को पलीता लगा देगा? आज की तारीख में बातें अटकलों के तौर पर भले ही हो, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है उससे साफ दिखाई देता है कि लखनऊ की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली को देख रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली की जगह, दिल्ली के साथ साथ हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने लंबे कार्यकाल को और अपने उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया को अपने हाथ में रखने का सपना संजोकर बैठा हुआ है। तो उत्तराधिकार का मामला, चक्रवर्ती होने का मामला, और इन सब के बीच उत्तराधिकार की जंग में लखनऊ के कूद पड़ने का मामला जब एक साथ तीनों आकर खड़े हो जाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच की जो राजनीतिक परिस्थितियां आपने 1999 में 25 साल पहले देखी थी कि पीएम बनने के लिए तो पहले एमपी बनना होता है, क्या वो बिसात इस बार फिर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है? बनारस में चुनाव बचे हुए हैं, और क्या इस बिसात के इर्द गिर्द वो परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है जिसमें आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के किसान सबसे ज्यादा परेशान है? मेनका गांधी की सीट फंस रही है, वरुण गांधी को मैदान में उतरना पड़ा, और जिस प्रकार का हुजूम दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं में, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सभाओं में, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बंगाल के हालात को इंडिया अलायंस के अनुकूल बनाने की परिस्थितियां पैदा कर दी, जिस प्रकार से नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी के लिए घास तक नहीं डाली, और जिन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक अलग तरह की बुनियाद ही डाल दी गठबंधन की, और उस गठबंधन का खाका, उसकी चुनावी संभावनाओं को, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ के नारे को नए कलेवर के साथ दिल्ली मेट्रो में बैठकर यात्रा करते हुए राहुल गांधी जब बुनने लगे, तो हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी तक खराब नहीं मानी जा सकती जिसमें प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से शुरू होकर भैंस से होते हुए और नलके की टोटी तक आकर के रुक गए हो, और आगे और पता नहीं कहां जाएंगे, बोलते बोलते कहां तक जाएंगे, ये हालात पैदा हो गए हो। तो आप समझ सकते हैं कि झोला उठने का वक्त अब करीब आ रहा है। और झोला उठने और बचाने, देखिए बचाने की स्थिति में 115 सीटें नहीं है। जो 115 सीटें बची हुई है वो झोला उठने से बचा नहीं सकती। झोला उठने से बचा सकने की कुव्वत किसी के पास थी तो 428 सीटों, जिसमें 427 पर चुनाव हुआ, और एक सीट सूरत की सीट पर एक अलग तरह का खेल हुआ जिसे लोकतांत्रिक तो कतई नहीं कहा जा सकता। तो इन 428 सीटों में झोला उठने से बचाने की कुव्वत थी, लेकिन क्या उन इलाकों ने झोला उठा दिया? उठने से बचाया नहीं। और अगर किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई, अगर किसी तरह का कोई मशीनी खेल नहीं हुआ, अगर किसी तरह का कोई जिन्न नहीं निकला, तो तय मानिए कि गुजरात लॉबी की जिस सत्ता की बात और जिस सत्ता की बुनियाद को आपने चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में आम वोटर के बीच 5 किलो राशन के रूप में परोसे जाते हुए जो आपने देखा है, वो परोसे जाने के लिए अब 5 किलो से ज्यादा 10 किलो राशन लेकर राहुल गांधी कूद पड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कूद पड़े हैं। और इन सब से आगे हालात यहां तक जब हो जाए कि पत्रकारों के ऊपर भी
अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो सोच सकते हैं कि अमेठी का चुनाव किशोरी लाल ने कैसे स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल बनाया। आप ये देखकर हैरान हो सकते हैं कि गोरखपुर में जो वोटिंग होनी है वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने फायदे का सौदा हो सकती है। जरा इसकी बानगी देखनी हो तो गोरखपुर जिले की ही एक सुरक्षित सीट है बांसगांव। वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में जाकर उसे महसूस किया जा सकता है कि हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए दशक भर पुराने 12-13 साल पहले के उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी की जो बीजेपी के लिए भूमिका थी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं कितना गड़बड़ हो सकती है, कितनी गड़बड़ हो सकती है और उस गड़बड़ होने या उस संभावना को जीवित रखने में जिस प्रकार से हिंदू युवा वाहिनी के कथित सदुपयोग या दुरुपयोग की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, क्या वो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने फिर से खड़ी है? आज प्रचार खत्म हुआ है छठे चरण का, 58 सीटों पर वोटिंग है और 30 मई को प्रचार खत्म हो जाएगा 7वें चरण का, जहां 57 सीटों पर वोटिंग है। अगर इन 58 सीटों की ही बात करें, 40 बीजेपी की है और कांग्रेस के पास 0 है। अब 0 की स्थिति कांग्रेस के पास रहनी नहीं है, 40 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पास रहनी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर कूद चुके हैं। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय का बहुजन समाज पार्टी से होता हुआ मोहभंग और बसपा में मायावती की पार्टी को जिंदा रखने से ज्यादा बड़ा मुद्दा यह हो जाना दलित समाज का कि संविधान कैसे बचेगा, आरक्षण कैसे बचेगा। ये परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो जाने को जिस प्रकार से, जिस कलेवर में इंडिया अलायंस ने अपने पक्ष में बुलाया है, अब न तो मायावती की राजनीतिक संभावना उतनी दिखाई दे रही है और न ही आकाश आनंद के लिए मायावती ने कोई बहुत बड़ी संभावना छोड़ रखी है। ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालात कुछ और दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। उनकी भी अभी 7 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, लेकिन क्या वो इस हालात में है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सके? हो सकता है उनकी 5 सीटें निकल जाए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जो 8 सीटें बची हुई है, क्या उसमें 5 वो निकाल पाने की स्थिति में है? ये सब कुछ बीजेपी को पता है कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है और जमीन खिसक चुकी है तो तय मानिए बुनियाद हिल चुकी है और जब बुनियाद हिल चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता करीब करीब दूर हो चुकी है। प्रधानमंत्री के भाषण यूं ही इस स्तर पर नहीं आए, इसके पीछे वो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को ही लोकतंत्र का चमत्कार कहते हैं और इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए ही हर 5 साल में जनता के बीच वो मौका आता है जिस मौके को लेकर के जनता के दरबार में नेताओं की हाजिरी लगती है। लेकिन नेताओं की हाजिरी ऐसे लग रही है जैसे कोई एहसान किया हो, राशन दिया, वैक्सीन जो लगी उस वैक्सीन के बारे में क्या खबरें आ रही है और जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो गायब। जनता अब इन सब चीजों को समझ रही है। गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि पब्लिक है, सब जानती है, कुछ छुपता नहीं है कि हो क्या रहा है। और इस परिस्थिति में 115 सीटों में 64 सीटें जो बीजेपी की थी वो भूल जाइए, सीटों का आंकड़ा नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आ रहा है और जैसे पहले के 5 फेज में नीचे आया है, यहां शायद उससे भी ज्यादा नीचे आ रहा है। तो देखते हैं होता क्या है और आप सबसे अपील कि बचे हुए 2 चरण में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान जरूर करें, वोट डालने जरूर जाएं, तभी आप सत्ता को बदल भी सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और जो लोग बरकरार रखना चाहें सत्ता को, वो सत्ता को बरकरार भी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।